नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास आज बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी फाइलिंग्स का एक पूरा ढेर है और हमारा काम हमेशा की तरह एक ही है, इन नंबरों और कानूनी भाषा के पीछे छिपी असली कहानी को खोजना। और आज की फाइलिंग्स में कहानी साफ है। हेडलाइन में जो मुनाफा दिखता है वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं बताता। उसके नीचे अकाउंटिंग से जुड़े फैसले, कुछ रणनीतिक बदलाव और हाँ, कुछ ऐसे एकमुश्त लेनदेन छिपे होते हैं जो तस्वीर को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम सेंट्रल बैंक, आरबीएल बैंक और कुछ दूसरे बैंकों की फाइलिंग्स की एक तरह से चीर-फाड़ करेंगे, ये समझने के लिए कि उनकी असल सेहत कैसी है और कौन सी कमाई टिकाऊ है और कौन सी सिर्फ एक बार की है। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी हलचल भरा रहा। एक तरफ तो सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे सरकारी बैंकों ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, वहीं आरबीएल बैंक और यस बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों की तरफ से बड़े रणनीतिक ऐलान हुए। हाँ, और इन सब में एक कॉमन थीम वही है कि एनपीएस और कैपिटल एडिक्वेसी के नंबर अपनी जगह है, लेकिन जो असली खेल है वो पर्दे के पीछे चल रहा है। तो इसी के साथ अपनी पहली गहरी पड़ताल शुरू करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये एक पीएसयू बैंक है और जाहिर है इसके नतीजों पर बाजार की गहरी नजर रहती है। हाँ, और देखिए, सतही तौर पर देखें तो आंकड़े ठीक ठाक लगते हैं। 31 दिसंबर 2025 को जो तिमाही खत्म हुई उसके लिए बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट लगभग 1262 करोड़ रुपए रहा। कुल आमदनी भी करीब 11,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, असली कहानी तो हेडलाइन में होती नहीं है। मुझे इनकी फाइलिंग में एक छोटा सा नोट दिख रहा है जिसमें लिखा है कि बैंक ने 1 अप्रैल 2025 से अपने डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास का तरीका बदला है। अब ये सुनने में तो बहुत टेक्निकल और शायद बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे शक है कि इसका असर काफी बड़ा है। ये है क्या असल में? आपका शक बिल्कुल सही है और ये बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है। ये एक क्लासिक अकाउंटिंग मूव है। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी संपत्ति की लागत को, मान लीजिए बैंक ने नए कंप्यूटर्स खरीदे, तो उसकी लागत को कुछ सालों में धीरे धीरे खर्च के तौर पर दिखाना। ठीक है, ये तो समझ आता है। अब इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला, रिटन डाउन वैल्यू यानी WDV, जिसमें आप शुरू के सालों में ज्यादा खर्च दिखाते हैं और बाद के सालों में कम। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक नई कार पहले साल में अपनी सबसे ज्यादा वैल्यू खोती है। अच्छा। और दूसरा तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड या SLM, जिसमें आप हर साल एक बराबर रकम खर्च के तौर पर दिखाते हैं। सेंट्रल बैंक ने इसी WDV तरीके से SLM पर शिफ्ट किया है। एक मिनट, तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या ऐसा करना आम बात है? मुझे लगा था कि अकाउंटिंग के नियम काफी सख्त होते हैं और इस बदलाव से उन्हें असल में कितना फायदा हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। नियम आपको विकल्प देते हैं और कंपनी अक्सर वो विकल्प चुनती हैं जो उनकी मौजूदा रणनीति से मेल खाता हो। SLM पर शिफ्ट करने से होता यह है कि आपका हर साल का जो खर्च है वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। इससे नतीजों में उतार चढ़ाव कम दिखता है और मुनाफा ज्यादा स्मूथ या स्थिर नजर आता है। मतलब ये कोई गलत काम नहीं है? नहीं, ये गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये निवेशकों को बताता है कि मैनेजमेंट भविष्य में स्थिर कमाई दिखाने पर फोकस कर रहा है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब? हाँ, फायदे की बात। फाइलिंग के मुताबिक इस एक बदलाव की वजह से 9 महीनों में डेप्रिसिएशन का खर्च कम हुआ, जिससे उनका नेट प्रॉफिट लगभग 94 लाख रुपए बढ़ गया। अब ये रकम उनके कुल मुनाफे के सामने बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अकाउंटिंग का फैसला सीधे आपकी बॉटम लाइन पर असर डालता है। मतलब उनके पास कैश ज्यादा नहीं आया, बस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में खर्च दिखाने का तरीका बदल गया। बिल्कुल, कैश फ्लो पर कोई असर नहीं। समझ गई। तो सेंट्रल बैंक की कहानी से सबक ये है कि मुनाफे का एक छोटा हिस्सा ऑपरेशनल सुधार से नहीं बल्कि अकाउंटिंग में बदलाव से आया है, और ये जानना जरूरी है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक ऐसी फाइलिंग की तरफ जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की फाइलिंग आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। उन्होंने तिमाही के लिए लगभग 214 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया, लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी मुनाफे के इस आंकड़े में है ही नहीं। हाँ, क्योंकि उनके मुनाफे पर तो नए लेबर कोड की वजह से 32 करोड़ के एक मुश्त खर्च का असर भी पड़ा है। लेकिन जो खबर सबसे बड़ी है वो है एमिरेट्स NBD बैंक के साथ उनकी डील, 60% हिस्सेदारी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आरबीएल बैंक का पूरा ओनरशिप स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बैंक के बोर्ड ने एक प्रेफरेंशियल इक्विटी इशू को मंजूरी दी है। इसे आसान भाषा में समझते हैं
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को ऐसे समझिए जैसे आप किसी क्लब में एक वीआईपी सदस्य को सीधे एंट्री दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो आम लोगों की लाइन में लगे। तो आरबीएल बैंक नए शेयर्स सीधे यूएई के एमिरेट्स एनबीडी बैंक को जारी कर रहा है। और बदले में उन्हें जाहिर है भारी भरकम निवेश मिल रहा है। लेकिन 60% हिस्सेदारी का मतलब तो कंट्रोल भी पूरी तरह से एमिरेट्स एनबीडी के हाथ में चला जाएगा। क्या आरबीएल बैंक अब एक तरह से विदेशी बैंक की भारतीय सब्सिडरी नहीं बन जाएगा? और क्या भारत के रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई इतनी आसानी से इसकी इजाजत दे देंगे? आपका सवाल सीधा मुद्दे की जड़ पर है। हाँ, इस सौदे के बाद एमिरेट्स एनबीडी बैंक प्रोमोटर बन जाएगा और आरबीएल बैंक को एक विदेशी बैंक की सब्सिडरी के तौर पर ही गिना जाएगा। रेगुलेटरी मंजूरी की प्रक्रिया यकीनन आसान नहीं होगी। आरबीआई हर पहलू को बहुत बारीकी से परखेगा। लेकिन अगर ये डील हो जाती है तो ये भारतीय बैंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा संकेत होगा। कैसा संकेत? ये दिखाता है कि भारत के जो मिड साइज प्राइवेट बैंक हैं, उन्हें अब ग्रोथ के अगले चरण के लिए बड़े और गहरे जेब वाले रणनीतिक निवेशकों की जरूरत पड़ रही है। आरबीएल बैंक को इससे न सिर्फ बड़ी पूंजी मिलेगी, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक का अनुभव और नेटवर्क भी मिलेगा। और एमिरेट्स एनबीडी के लिए तो ये भारत के बाजार में सीधी एंट्री है। बिल्कुल, उनके लिए ये भारत के विशाल और बढ़ते हुए बाजार में एक झटके में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने का सबसे तेज तरीका है। और फाइलिंग में उनकी भारतीय ब्रांच के विलय की भी बात है ना? हाँ, डील का दूसरा हिस्सा ये है कि भारत में एमिरेट्स एनबीडी की जो मौजूदा शाखाएं हैं, उनका 1 अप्रैल 2026 से आरबीएल बैंक में विलय कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही साफ सुथरी और सोची समझी रणनीति है। ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये भारतीय बैंकिंग बाजार में एक नए, बड़े और मजबूत खिलाड़ी को बनाने की कोशिश है। कमाल है। तो एक तरफ एक सरकारी बैंक अपने मुनाफे को स्थिर दिखाने के लिए अकाउंटिंग में एक छोटा सा बदलाव कर रहा है, और दूसरी तरफ एक प्राइवेट बैंक अपना भविष्य पूरी तरह से बदलने के लिए एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सौदा कर रहा है। ये दोनों ही उदाहरण एक ही बड़ी कहानी की तरफ इशारा करते हैं कि हेडलाइन नंबर पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और यहीं पर हमारा आज का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है, कोर बनाम वन टाइम कमाई, वो सबसे ज्यादा काम आता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, किसी भी बैंक की कमाई के दो हिस्से होते हैं। पहला है कोर कमाई, यानी कोर अर्निंग्स। ये वो कमाई है जो बैंक के रोजमर्रा के मुख्य कामों से आती है, जैसे लोगों को और कंपनियों को दिए गए कर्ज पर ब्याज कमाना, क्रेडिट कार्ड या लॉकर जैसी सेवाओं से फीस लेना और अपने रोज के खर्चों को नियंत्रण में रखना। ये बैंक की असली, स्थायी और भरोसेमंद ताकत को दर्शाती है, जैसे किसी व्यक्ति की महीने की तनख्वाह। और दूसरा हिस्सा है वन टाइम आइटम्स, यानी वन टाइम आइटम्स। ये ऐसे लाभ या हानि होते हैं जो हर तिमाही या हर साल नहीं होते। ये अचानक से आते हैं और आपके हेडलाइन प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन ये बैंक के कोर ऑपरेशंस का स्थायी हिस्सा नहीं होते। आपकी बात का मतलब है ये उस तनख्वाह वाले व्यक्ति की तरह है जिसे अचानक लॉटरी लग जाए या उसे अपनी कोई पुरानी जमीन बेचनी पड़ जाए। पैसा तो आया, लेकिन आप इसे अपनी नियमित आय नहीं मान सकते। एकदम सही एनोलॉजी है। और आज की फाइलिंग्स ऐसे ही वन टाइम आइटम से भरी पड़ी हैं। हमने सेंट्रल बैंक के डेप्रिसिएशन बदलाव की बात की। ये एक वन टाइम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जिसने प्रॉफिट बढ़ाया। हमने आरबीएल बैंक के नए लेबर कोड प्रावधान की बात की। ये एक मुश्त खर्चा है जिसने प्रॉफिट घटाया। क्या आज की फाइलिंग्स में और भी ऐसे उदाहरण थे? कई थे। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक की फाइलिंग को देखिए। उन्हें अपने कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी एक पुरानी देनदारी चुकानी है। अब नियम के मुताबिक वो इस बड़े खर्च को एक साथ दिखाने की बजाय 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं। इस तिमाही में उन्होंने सिर्फ 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अगर वो नियमों के हिसाब से चलते और पूरी देनदारी को एक साथ दिखाते तो उनका मुनाफा 7.39 करोड़ और कम होता। तो यहाँ भी मौजूदा तिमाही का प्रॉफिट असल से थोड़ा बेहतर दिख रहा है। ये तो काफी दिलचस्प है। और येस बैंक का भी कुछ ऐसा ही मामला था, है ना? हाँ, येस बैंक ने अपने कुछ पुराने फंसे हुए कर्ज एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचे थे। उस समय उन्होंने नुकसान की आशंका में कुछ पैसा अलग रखा था, जिसे प्रोविजन कहते हैं। अब पता चला कि रिकवरी उम्मीद से बेहतर हुई, तो उन्होंने उस बचाए हुए पैसे में से 10.6 करोड़ वापस अपने प्रॉफिट में जोड़ दिए। ये अच्छी खबर है, लेकिन ये उनके आज के बैंकिंग कारोबार से हुई कमाई नहीं है। ये एक पुराने सौदे का फायदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समझदार निवेशक के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि बैंक ने कितना मुनाफा कमाया, उसे ये भी देखना होगा कि वो मुनाफा आया कहाँ से। क्या वो कोर बिजनेस से आया जो हर तिमाही आएगा,
या फिर ऐसे वन टाइम आइटम से जो कल शायद ना हो? आपने पूरी बात का सार बता दिया। लंबी अवधि के निवेशक हमेशा कोर कमाई के ट्रेंड को देखते हैं। क्या बैंक का ब्याज से होने वाला मुनाफा साल दर साल बढ़ रहा है? क्या उनके खर्चे नियंत्रण में हैं? वन टाइम आइटम्स को अलग करके देखने से ही कंपनी की असली वित्तीय सेहत और उसके मुनाफे की क्वालिटी का पता चलता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को 3 मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। जरूर। पहला और सबसे जरूरी सबक यह है कि बैंकिंग फाइलिंग्स में प्रॉफिट के आंकड़ों के साथ साथ उनके नीचे दिए गए नोट्स और अकाउंटिंग से जुड़े खुलासे भी उतने ही, बल्कि कभी-कभी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, संपत्ति की गुणवत्ता यानी एनपीएस और पूंजी की मजबूती यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आज भी हर बैंक के लिए सबसे अहम पैमाने बने हुए हैं। चाहे वो सरकारी हो या निजी, इन नंबरों पर बाजार की पैनी नजर रहती है। और तीसरा, जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, एक निवेशक के तौर पर बैंक की कोर परफॉर्मेंस को वन टाइम आइटम्स और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से अलग करके समझना बेहद जरूरी है। सेंट्रल बैंक का अकाउंटिंग बदलाव और आरबीएल बैंक का रणनीतिक सौदा दोनों ही हमें सिखाते हैं कि हेडलाइन प्रॉफिट हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता। इसी के साथ आज का द डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। अगर आपको भी कॉर्पोरेट फाइलिंग्स की इस तरह की गहरी और शांत पड़ताल पसंद है तो इस शो को फॉलो जरूर करें। मैं कल फिर मिलूंगी नए खुलासों के एक और ढेर के साथ। और जाने से पहले आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल। आज हमने एक सरकारी बैंक को अपने नतीजों को बेहतर दिखाने के लिए अकाउंटिंग का सहारा लेते देखा और एक प्राइवेट बैंक को ग्रोथ के लिए एक बड़े विदेशी सौदे का रास्ता अपनाते देखा। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे भारतीय बैंकिंग सेक्टर और परिपक्व हो रहा है, क्या हम सार्वजनिक और निजी बैंकों के बीच की पारंपरिक रेखाओं को धुंधला होते हुए देखेंगे, जहां दोनों ही विकास, पूंजी और बाजार की धारणाओं को साधने के लिए एक जैसी ही रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल सभी बिंदु सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉर्पोरेट फाइलिंग्स पर आधारित हैं। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सेबी पंजीकृत सलाहकार से सलाह जरूर लें।